हमने बात की जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक तत्व थे उन पर हमने डिस्कस की कि क्या क्या कारण थे कि जो जर्मनी के एकीकरण को रोक रहे थे। ज़्यादा राज्यों में बटा होना, ऑस्ट्रिया का इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना इसकी राजनीति में, यहाँ के शासक वर्ग में जो मेन शासक था उसको बनाए रखने में उसकी प्रधानता उसको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद में सैनिक शक्ति से कमज़ोर होना, अलग अलग कारण रहे। लेकिन जर्मनी के एकीकरण को करने में कुछ ऐसी घटनाओं ने भी रोल प्ले किया कि ये एक हो गया और जर्मन एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया। तो अभी तक हमने बात की थी जर्मनी के एकीकरण में आने वाली बाधाओं की। अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। अब हम इनकी बात करेंगे, वो क्या कारण थे जिन्होंने जर्मनी को एकीकरण करने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। देखिए, इसमें एक है जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के अभियान ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, क्योंकि बिल्कुल जर्मनी की स्थिति वैसी ही थी जैसी फ्रांस की थी। और फ्रांसीसी क्रांति ने जब फ्रांस को एक किया नेपोलियन के नेतृत्व में, तो इनको भी लगा कि हम भी एक हो सकते हैं और उसने इसके लिए एक भूमिका तैयार की। और इसके अलावा बौद्धिक जागरण, जो वहाँ के दार्शनिक थे, विद्वान थे, उनके और पब्लिक के अंदर राष्ट्रीयता के प्रति एक ऐसा मंच तैयार किया गया कि एकीकरण की तरफ वो लोग बढ़े। इसके अलावा बौद्धिक जागरण के अलावा आर्थिक, औद्योगिकरण तथा सैनिक कूटनीति कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई कारणों ने इसके एकीकरण में अपना रोल प्ले किया, जिनमें फ्रांसीसी क्रांति थी, नेपोलियन के अभियान थे, बौद्धिक जागरण थे, आर्थिक और औद्योगिक कारणों और उसके साथ सैनिक और कूटनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक नेताओं ने जो चालें चली, उन्होंने इसके एकीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके साथ साथ बिस्मार्क की लोक एवं रक्त की नीति के द्वारा इस एकीकरण को अंजाम तक पहुंचा। बिस्मार्क, जो जर्मनी का एक बहुत ही फेमस लीडर हुआ है, उसने एक नीति अपनाई, लोक एवं रक्त की नीति, जो क्रांति के बाद एकीकरण के मार्ग में अगर रोड़ा अटकाएगा तो उसने तलवार उठाई और शक्ति के दम पर, ताकत के दम पर उन विरोधी तत्वों को हटाया, लोह रक्त की नीति अपनाई और जर्मनी के एकीकरण को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया बिस्मार्क ने। इसके बाद हम बात करें, मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूं। इसके अलावा नेपोलियन ने ऑस्ट्रियस के युद्ध में पराजित किया। देखिए, मैं लिख देता हूं, इसके एकीकरण में नेपोलियन ने 1805 में
ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रिलेट्स के युद्ध में पराजित कर उसे प्रेसबर्ग की संधि करने के लिए मजबूर किया। उस वक्त यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा रूप ले रहा था, बहुत बड़ा राज्य था और वो जर्मनी के अंदर अपना बहुत बड़ा इंटरफ्रेंस रख रहा था, अपनी नीतियों को लागू कर रहा था और उसके एकीकरण में बहुत बड़ा बाधक था। और जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को लगता था, जो सैनिक दृष्टि से कमजोर थे, उनको ऐसा लगता था कि शायद ऑस्ट्रेलिया की वजह से हम लोग जीत ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत पावरफुल राष्ट्र है। लेकिन फ्रांस से जाकर नेपोलियन ने 1805 में ऑस्ट्रिया के शासक को ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में पराजित कर उसे प्रेसबर्ग की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया और जिसकी वजह से जर्मनी के लोगों को एकीकरण की तरफ मूव होने के लिए एक प्रेरणा। खैर, नेपोलियन ने इसके एकीकरण में एक महत्वपूर्ण रोल यह भी प्ले किया कि नेपोलियन ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों की स्थापना कर उनका एक संघ बनाया जिसे राइन संघ कहा जाता है। इसका जर्मनी को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नेपोलियन ने सभी राज्यों पर एक ही कानून लागू किया जिससे राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब तक अलग अलग कानून थे तो सोच भी अलग अलग थी, विचार भी अलग अलग थे। किसी को ऐसा लगता था कि ये कानून हमारे यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट है तो वो लोग उसकी तरफ ही मूव रहते थे और दूसरे राज्य की तरफ जाते नहीं थे। लेकिन नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया की नीति को हटाकर 39 राज्यों को 39 स्टेट्स को मिलाकर एक राइन संघ बना दिया और एक ही कानून एप्लीकेबल कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी एक कानून होने की वजह से राष्ट्रीयता की तरफ उनको मूव होना पड़ा। इसके अलावा दार्शनिकों की जो भूमिका थी, दार्शनिकों की भूमिका भी एकीकरण में महत्वपूर्ण रही। इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अगर इसके अंदर देखें हम लोग तो इनमें हिगेल है और हर्डर है, इसके अलावा फिक्टे है, फिक्टे के अलावा हमबोर्ड आदि जो दार्शनिक थे, इन्होंने लोगों में देश के प्रति जो एक एकीकरण की
महत्वपूर्ण वैल्यूबल बातें थी वो अपने विचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई, अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंचाई। इसके अलावा इसके एकीकरण में जोलवेरिन की प्रमुख भूमिका। जोलवेरिन या हम कह सकते हैं, देखिए जोलवेरिन ये एक्चुअली क्या है, चुंगी संघ था। जोलवेरिन के निर्माण से जर्मनी में एकीकरण के लिए आर्थिक आधार तैयार किया। एक्चुअली क्या है कि 39 राज्यों ने मिलकर, और ये प्रसा के नेतृत्व में बना जोलवेरिन संघ, चुंगी संघ। अलग अलग राज्यों के अंदर जब सामान को इधर से उधर ले जाते थे तो अलग अलग चुंगी लगती थी, लेकिन इन 39 राज्यों ने मिलकर इस जोलवेरिन संघ की स्थापना की, चुंगी संघ की स्थापना की। अब सामान को कहीं से कहीं ले जाने पर चुंगी नहीं देनी पड़ती थी, क्योंकि 39 राज्यों ने मिलकर एक संघ बना लिया। इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई 39 राज्य, और इस जोलवेरिन संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर ही रखा गया, उसको बाहर रखा गया और अपने इंटरनल व्यापार के अंदर इन राज्यों ने चुंगी व्यवस्था को हटा दिया, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति जर्मनी की बड़ी मजबूत हुई और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई।